बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन शहज़ाद मुग़ल और आज की पॉडकास्ट पे हमें ज्वाइन किया है ई कॉमर्स के बेताज बादशाह, पाकिस्तान का ही ई कॉमर्स का बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो ई कॉमर्स की कंपनी है इनेबलर्स, उसके CEO साकिब बदर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सलाम। आपका शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप मास्टर्स करने के लिए इंग्लैंड गए, 14 से 15 साल फिर आपने तकरीबन इंग्लैंड में वक्त गुजारा, नेशनैलिटी भी हासिल कर ली, एक अच्छे अहदे की जॉब भी आपको मिल गई। तो इस सब को हासिल करने के बाद आपको अचानक क्या हुआ कि आप पाकिस्तान वापस आए और पाकिस्तान के रह गए? देखें, इंसान, मैं समझता हूँ पाकिस्तान से जाना आसान है। यहाँ से बाहर आप वीज़ा लगा लेते हैं, चले जाते हैं, लेकिन जब आप एक डेकेड्स गुजार लेते हैं किसी ऐसी जगह और वहाँ पर एक सेटअप पूरा बन जाता है तो वहाँ से आना बड़ा मुश्किल है। ऐसा ही। तो ये नहीं है कि मैंने उसको प्लान किया कि फ़ौरन चले जाएं एंड ऑल दिस। इस चीज़ को मैं कोई तकरीबन 5 साल से पिछले आने से पहले सोचना शुरू कर दिया था कि कैसे मूव किया जाए, कैसे जाया जाए, क्या करूँगा जाके एंड ऑल दिस। तो फिर ऑब्वियसली एक ऑनलाइन फील्ड थी जो कि जिसमें मैं एक बड़ा अच्छा बिज़नेस शुरू कर चुका था। तो मकसद था कि अब ये कहीं से भी मैनेज हो सकता है, तो मैं क्यों अपने मुल्क से, अपने पेरेंट्स से और सबसे उस कल्चर से दूर रहूं जब आई कैन बी एबल टू मैनेज थिंग्स फ्रॉम एनीवेयर। तो वो पाकिस्तान से भी जब मैनेज हो सकती थी तो फिर पेरेंट्स यहाँ थे तो मेरे ख्याल में हर चीज़ मिल जाती है, माँ बाप नहीं मिलते। तो वो फिर जो है पाकिस्तान जो है इस वजह से मैं मूव किया और फिर यहाँ का इसलिए होके रह गया कि जो मुझे आता था, जो वो मैंने जब लोगों को सिखाना शुरू किया तो वो मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेशनल मिली कि लोगों को एक राह, जब डायरेक्शन मिलना शुरू हुई तो वो फिर एक बहुत ज़्यादा, आज कह लें कि एक ऐसी मोटिवेशन थी कि जो इस चीज़ को रोक गई और आज जिस चीज़ को ऑलमोस्ट 6 साल हो चुके। नहीं, अब तो पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान में बैठ के 4-5 साल सोच के बाहर मूव करते हैं और 5 साल लग जाते हैं प्रोसेस में, 2 साल लग जाते हैं। तो आपने बाहर सेटल हो के बाहर से 5 साल सोच के पाकिस्तान मूव हुए। ऐसी है जी। ये वही जान सकता है जो बाहर चला जाता है कि वहाँ जाकर, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में रहकर लोग पैसे इकट्ठे करते हैं, पैसे इकट्ठे करके बाहर जाते हाँ हैं, जी। बाहर जाके पैसे इकट्ठे करते हैं कि अब पाकिस्तान जाएंगे, हाँ राइट। जी। तो पाकिस्तान जाके इन्वेस्ट करेंगे या वहाँ पर काम करेंगे। उनमें उनका जो फ़न और जो एक अपनाइत है और जो उनको सेटिस्फेक्शन है, वो मज़ा आता है जब वो पाकिस्तान जाते हैं और वहाँ यहाँ आकर शॉपिंग करते हैं और रियलाइज़ करते हैं कि यहाँ ज़्यादा आसानियाँ हैं इन टर्म्स ऑफ द फैमिली सपोर्ट और बहुत सारी और चीज़ों की सपोर्ट एज़ वेल। तो मैंने इसी वजह से सोचा कि अब क्योंकि मेरे पास दूसरे प्लान्स भी हैं और मैं उसको यहाँ मैनेज कर सकता हूँ, तो इट मेक सेंस टू मूव टू पाकिस्तान रिगार्डलेस वट एवर द इशूज़ आर। सर साकिब बदर साहब इनेबलर्स के CEO कैसे बने? प्लान कब सोचा? क्या ये पहले से प्लान था या विजन था कि ये काम करना है? और इस प्लान को एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगा, कितनी मुश्किलात आई? वेल, एनेबलर्स का प्लान तो नहीं था, लेकिन ये था कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि अपनी कामयाबी से दूसरों को किस तरह से फ़ायदा दिया जाए। मतलब मैं समझता हूँ कि ऐसी कामयाबी का फ़ायदा नहीं कि आप अपनी कामयाबी को अपने तक रखें। तो ये ज़हन में था, लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही थी कि क्या किया जाए। और एक रैंडमली ही बेसिकली ये ज़हन में आया कि क्योंकि मुझे क्या आता है, मुझे आता है कि मैं ऑनलाइन या ई कॉमर्स पे कैसे काम कर सकता हूँ, तो क्यों ना मैं ये लोगों को सिखाऊं, क्योंकि इस वक्त ये बड़ा ज़्यादा मिसिंग है। 2018 में जब आप किसी से बात करते थे तो हर बंदा 100 में से 95 लोग तो कहते थे फ्रॉड है, राइट, इट्स फ्रॉड है, काम ही फ्रॉड है, ऑनलाइन होती नहीं है इनकम कोई। तो उस चीज़ को फिर तोड़ने के लिए, क्योंकि मैं खुद कर चुका था तो मुझे पता था ये फ्रॉड नहीं है, तो फिर इसलिए जब वो सिखाना शुरू किया लोगों को और एक ऐसी मोटिवेशन और तहरीक चली जो उन लोगों को ही पता है जो ये 2018 से फॉलो कर रहे हैं कि किस तरह से हमने एक बहुत बड़े बड़े जलसे किए जिसमें हज़ारों लोगों ने इस चीज़ को अवेयरनेस के तौर पे जाना, इसको देखा कि ये भी एक कोई चीज़ है और फिर एक मूवमेंट शुरू हो गई। जब मूवमेंट शुरू हो गई तो फिर मैं समझता हूँ कि अनेबलर्स एक ब्रांड के तौर पे उभरा और वो अनेबलर्स एक ऐसा अनेबलर्स का मकसद ही था कि काबिल बनाना। बहुत सारे लोग नहीं भी काबिल बने, जब बन गए तो वो भी एक विज़न बेसिकली लोगों को मिल गया कि जहाँ वो सोचते थे कि सारा दिन कि उन्होंने जॉब्स कैसे हासिल करनी है, वहाँ अब ये लोग सोचते हैं कि वो बिज़नेस कैसे करेंगे, ऑनलाइन बिज़नेस कैसे करेंगे। तो ये डायरेक्शन और इस सोच को बदलना, मैं समझता हूँ कि ये आसान नहीं था और आज इस सोच को बदलते हुए हम देख रहे हैं, लोग इसकी तरफ सोच रहे हैं और यूथ एक डायरेक्शन जो है उसको मिली है कि कुछ ना कुछ बिज़नेस कर सकते हैं रिगार्डलेस किसी भी फील्ड में।
नहीं, स्टार्ट में आपने मतलब अपने करीबी लोगों को सिखाना शुरू किया होगा, वहाँ से रिस्पॉन्स मिला, तो फिर आप पाकिस्तान लेवल पे कैसे आए, वो सफ़र कैसे तय हुआ, और फिर उसको कंपनी का नाम कैसे दिया, रजिस्टर करवाया, और सोचा कभी इसको तहरीक के तौर पे देखिए, चलाना? हमारा तो कोई प्लान ही नहीं था लोगों को सिखाने का। हमारा प्लान था, मुझे अभी भी याद है, जब हमने सेमिनार किया, लोगों को बताया ये एक फ़ील्ड है, ये ऐसे कर सकते हैं, ये हो सकता है एंड ऑल दिस, तो वो लोगों ने बड़ा पजीराई की। फिर कुछ मज़ीद सेमिनार किए तो फिर सब पूछते थे इससे आगे क्या है, मतलब हम करना चाहते हैं, क्या करें। तो हम कहते थे पता नहीं क्या करें, हमारे पास तो कुछ ऐसा था नहीं। तो फिर हमने एक छोटा सा ऑफिस बनाया, यहीं जैसे आज हम लफीज़ में बैठे हैं, लफीज़ हाइट्स में बनाया। अच्छा। तो उसमें एक बहुत ही छोटा सा रूम था और उसमें हम बैठ गए, और वहाँ जब इतने लोग आना शुरू हो गए तो हमने कहा ये तो छोटा पड़ गया, फिर उससे बड़ा है, उससे बड़ा। तो वो मतलब आपको रिस्पॉन्स भी बहुत बड़े लेवल पे मिला? बिल्कुल। मैं खुद ट्रेनर था, क्योंकि उस वक्त मेरे पास कोई टीम नहीं थी। मैं खुद ही बताता था कि आपने इस तरह से करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। और उसमें से फिर मुझे जो अच्छे लोग नज़र आते गए, जो कामयाब होते गए, तो मैं उनको लीडरशिप के रोल देता गया और ऐसे अपनी टीम को एक्सपेंड करता गया पूरे पाकिस्तान में, जहाँ जहाँ पर मुझे कामयाब लोग नज़र आए। और उस तरह से एक ब्रांड की शक्ल इख्तियार कर गया। मेरे साथ मेरे भाई भी अमेरिका से, जो अमेरिकन नेशनल थे, वो मूव किए पाकिस्तान साथ, और फिर हम दोनों ने मिलकर इस ब्रांड की बुनियाद जो है 2018 में रखकर एक इसको प्रॉपर कंपनी रजिस्टर्ड करके पूरी तहरीक के तौर पे चलाया, फिर उसको बिज़नेस के तौर पे और लोगों को एक रहनुमाई दी। सर स्टार्ट में 18 में तो इसका स्कोप लोगों को नहीं पता था अमेज़ोन क्या है। जब पता चला, लोगों ने पैसे भी कमाए। तो जब 18, 19 गया, 20 आया, तो उसके बाद और बहुत सारे ऑप्शंस आने लग गए ऑनलाइन रनिंग के। मतलब अब देखा जाए तो टिकटॉक शॉप आ गई है, फेसबुक मार्केट प्लेस है, इंस्टाग्राम की मार्केट है। तो आईटी स्किल्स भी बहुत सारी हैं जिनमें बंदा ऑनलाइन बिजनेस करना चाहे तो, मतलब अमेज़ोन के अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो आपने सिर्फ अमेज़ोन को ही क्यों इतना फोकस किया, किसी और स्किल्स की तरफ क्यों नहीं आप, मतलब जोर आप अभी भी कर रहे हैं, बाकी भी मुझे पता है, लेकिन आपने जोर सिर्फ अमेज़ोन पर दिया है, इसकी क्या वजह? इसलिए कि लोगों को लगता है कि ज़ोर उस पर दिया, क्योंकि हम उससे फेम हासिल किया सारा, क्योंकि हमारी तहरीक उससे ही शुरू हुई, वही हमें सबसे ज़्यादा आता था और दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट थी जी। तो इस वक्त हम 200 से ज़्यादा स्किल सिखाते हैं, सिर्फ अमेज़ोन एक है और 199 मज़ीद है। अच्छा। तो उसमें हम जैसे साइबर सिक्योरिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, पाइथन है, प्रोग्रामिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, मतलब यू नेम इट, दैट्स व्हाट वी हैव। मतलब बहुत सारे स्किल्स हैं। अब क्योंकि हमें अमेज़ोन के तौर पे ज़्यादा जाना जाता है, तो वो समझते हैं कि ये अमेज़ोन ही सिर्फ है, ऐसा अब नहीं है, ऐसा था। और अमेज़ोन एक वन ऑफ द स्किल अब मौजूद है जिसमें डिफरेंट मॉडल्स हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अब ऑडियंस इतनी ज़्यादा है कि हर बंदे के लिए अमेज़ोन नहीं है। यू कैन नॉट से कि एवरी वन इज़ एक्चुअली फॉर अमेज़ोन। कुछ हो सकता है कि कोई लोकल मार्केट में अच्छा काम कर ले, शॉपिफाई में कर ले, टिकटॉक शॉप में कर ले, वॉलमार्ट पे कर ले, ईबे पे कर ले, फ्रीलांसिंग कर ले खाली, राइट। तो ये कि बहुत सारे और स्किल्स भी हैं, तो आपने कैरियर काउंसलिंग करके देखना है कि किसके लिए क्या फ़िट होता है। तो हमने अमेज़ोन से शुरू किया, लेकिन कुछ सालों बाद ही हमने 2000 शायद 20-21 के बाद से हमने इसमें अपना जो बाकी चीज़ों को भी, बूट कैंप्स जिसको हम कहते हैं, क्योंकि कोर्सेज़ तो बेसिकली आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। मकसद होता है, मैं करना चाह रहा था, मकसद होता है कि एक इकोसिस्टम बनाना। इकोसिस्टम ये होता है कि जहाँ पर एक बंदे के पास पैसे नहीं है, एक बंदे के पास पैसे हैं, इन दोनों को कनेक्ट कैसे करना। इस वक्त हमारी कम्युनिटी 18 लाख मेंबर्स हैं जो कि स्किल्स सीख रहे हैं, जहाँ पे फ्री में क्वेश्चंस पूछते हैं, वहाँ क्वेश्चंस को आंसर किया जाता है। तो ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी एक स्किल बेस्ड ग्रुप बना हुआ है। इसको इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवरेज दी। दूसरा, इकोसिस्टम का मतलब है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करना कि लोग आपस में एक दूसरे से सीख सकें और नेटवर्किंग भी कर सकें, लाइक माइंड लोग। अब एनेबलर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑन ग्राउंड मौजूद है, तो लोग आपस में मिलकर बैठकर काम करते हैं। एक कामयाब होता है, वो दूसरे को भी हायर करता है, तो इस तरह से इकोसिस्टम स्ट्रेंथन होता जाता है। कोर्सेज और ये सारी चीज़ें तो अवेलेबल हैं। अब उसके बाद सपोर्ट भी चाहिए। कोई बच्चा 2 माह 3 माह के बाद वीडियोस देखकर कामयाब नहीं हो जाता, उसके बाद उसको उस एनवायरनमेंट में रहना है, हैंड्स ऑन काम करना है। आपने गाड़ी चलाना सीखना है, बुक पढ़ के गाड़ी समझ तो जाएंगे कैसे, जब तक प्रैक्टिकली गाड़ी चलाएंगे नहीं तो गाड़ी का लाइसेंस नहीं ले सकते। तो इसीलिए सीख तो लेंगे यूट्यूब पे, लेकिन उसको हैंड्स ऑन प्रैक्टिकली जब तक नहीं करेंगे
तब तक आप मार्केट या ग्राउंड पे नहीं आएंगे। यानी आपका मतलब नाम जो है अमेजोन के साथ जोड़ा जाता है, तो आपकी वजह शोहरत चूँकि वो बनी, तो इसलिए अब तक लोग यही समझते हैं कि सिर्फ अमेजोन पे ही काम किया जा रहा है। Exactly. तो जो लोग अवेयरनेस लाना चाहें तो आपके वेबसाइट चीज़ों को विजिट करें तो पता चलेगा आप क्या क्या काम कर रहे हैं। Exactly. तो सर ये बताइएगा कि आपने स्टार्ट में जब ये काम शुरू किया तो आपको पाकिस्तान की इस आईटी फील्ड में कितनी पोटेंशियल नज़र आई, और पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक इस वक्त की कंडीशन है इसमें आईटी स्किल्स या डिजिटल स्किल या ऑनलाइन अर्निंग जो है वो उसके क्या पॉजिटिव या प्लस पॉइंट्स हैं? देखें, पाकिस्तान की जो लोकल ई कॉमर्स मार्केट का ही साइज़ ले लें, अभी भी याद है 2018 में ये थी $1 बिलियन पे पहुंच रही थी 2018 में, कि इसका मतलब है कि $1 बिलियन की ट्रांजैक्शंस जो हैं इस वक्त हो रही हैं पूरे मुल्क में, पाकिस्तान में। आज 2024 स्टार्ट हो चुका है तकरीबन, इस वक्त पाकिस्तान की ई कॉमर्स मार्केट प्लेस में जो इस वक्त ट्रांजैक्शंस है वो $8 बिलियन में है। तो ये 5 सालों में $7 बिलियन जो है उसका इजाफा कैलेंडर ट्रांजैक्शंस का हुआ कि लोग इतनी ज़्यादा इस फील्ड की तरफ आ चुके हैं। अब अगर 2026 की बात की जाए तो ये $15 बिलियन से ऊपर जा रही है, जो कि बहुत बड़ी इस वक्त साइज़ होगा इस ऐसी चीज़ का, कि इतना पोटेंशियल मींस इतना बिजनेस हो रहा है इस मुल्क में उस चीज़ का। अब पोटेंशियल वाइज देखें, पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है। अगर हम देखें हम एक्सपोर्ट कितनी करते हैं, आईटी एक्सपोर्ट करते हैं इस वक्त $4 बिलियन की, सही, और बांग्लादेश करता है $44 बिलियन की, और इंडिया करता है $200 बिलियन। तो पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल ये है कि काम तो बहुत है, काम जा रहा है बांग्लादेश और इंडिया के पास, वहाँ से वो लोग हासिल कर रहे हैं और वहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं सर्विसेज को। और ये काम अब पाकिस्तान में कैसे लोग पकड़ सकते हैं, पाकिस्तान से कैसे स्किल, क्योंकि एक फ़ोर्स बनी नहीं। इंडिया ने तो आज से 20-25 साल पहले इस चीज़ को स्टार्ट कर दिया था, लोग इसकी तरफ आना शुरू हो गए थे, और कैसे अपने सॉफ्टवेयर हाउसेस बनाकर, आईटी कंपनीज़ बनाकर कैसे सर्विसेज दी जाए दुनिया को। बांग्लादेश ने भी कुछ 10-15 साल पहले ये शुरू किया। पाकिस्तान ने कब शुरू किया? तकरीबन 5-6 साल पहले, जिसकी ये तो ये या जो भी है, मतलब 2017 कर लें, 16 कर लें, जो भी कर लें, इसलिए 6 साल हो गए, ये 7 साल हो गए। तो ये दिस इज़ नथिंग। अगले 7 साल तक आप देखेंगे पाकिस्तान विल बी एक्चुअली गोइंग टूवर्ड्स। सर इंडिया का जिक्र किया आपने, बांग्लादेश का जिक्र किया है, तो इंडिया की सबसे बड़ी जो आईटी कंपनी है उसमें तकरीबन 4 से 5 लाख जो हैं वर्कर्स हैं, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो आईटी कंपनी है उसमें 1800 से 2000 हैं। इतना बड़ा गैप क्यों है? दूसरा, मैं कल पढ़ रहा था कि जो इंडिया का सबसे बड़ा आईटी सिखाने का, आईटी स्किल्स का जो इंस्टीट्यूशन है, वो अपने एक साल में 70,000 बंदे ट्रेन करके निकाल रहा है हर साल। जो हैदराबाद का एक इंस्टीट्यूट है उनका 70,000 बंदे निकालता है, और वो 70,000 को वो आगे कंपनियों में एडजस्ट भी करवाता है, और वो 70,000 बंदे फील्ड में काम करते हैं। जैसे आपने बताया कि हमारा $4 बिलियन है, तो उनका 200 से ऊपर चला गया हुआ है। तो मतलब लोग यहाँ पर कम है, वहाँ पर ज़्यादा है। तो लोग सीख तो रहे हैं यहाँ पे, लेकिन प्रैक्टिकली फील्ड में आ क्यों नहीं रहे, और उस बड़ी तादाद सामने क्यों नहीं नज़र आ रही? एक तो दूसरा है कि एक सबसे बड़ा मसला है वो तो एक स्केलिंग का है, कि पाकिस्तान में स्केलिंग के तौर पे फंडिंग जो होती है उस चीज़ को फ़रोग देना चाहिए। अगर आप स्टैट्स देखें, इस वक्त कोई 20,000 समथिंग सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं पाकिस्तान में, उसमें से 80% ऐसे सॉफ्टवेयर हाउसेज और आईटी कंपनीज़ हैं जिनकी तादाद जो है 25 एम्प्लॉय से ज़्यादा नहीं है, 80%। तो ये एक बहुत बड़ी फिगर है कि आपकी 80% बिजनेसेस स्केलिंग नहीं करते। उसकी क्या वजूहत होती है? एक तो ये वजह है कि लोगों को खौफ होता है कि हर कोई, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त इंस्टेबिलिटी इतनी है कि कोई इतने पैसे लगाने को तैयार नहीं होता कि अपने आप को इतना स्केल कर ले, और पता चले बाद में कि जी जो इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है कि एक बिज़नेस ऊपर जा रहा है फ़ौरन से, जो हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है और जो चीज़ें बढ़ जाती हैं एकदम से, तो आपको इतना एक्सपेंस बर्दाश्त करना आसान काम नहीं है। हम तो एक ग्राउंड में मौजूद थे, हम पिछले कुछ सालों में हमने भी ये देखा कि हमने भी बहुत इस चैलेंज को फेस किया, क्योंकि हम बहुत ग्रो करे हुए थे, और उसमें हमने देखा कि जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, रोज़ स्ट्राइक्स होती हैं, फिर जब बिजली आसमानों से बातें करती है, कभी इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, कभी क्या हो जाता है, तो फिर ऑब्वियसली कोई भी ऐसा बिज़नेस जो है वो ऐसे बड़े स्टेप्स लेने से डरता है जब उसको पता हो कि अभी स्टेबिलिटी का इशू है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा स्केलिंग पर्सपेक्टिव से कि फंडिंग जो है, अगर आप देखें कि गवर्नमेंट बड़ी सपोर्ट करती है इन मुल्कों में। इंडिया की गवर्नमेंट की बात की जाए, 2008 में एक रिसेशन आया था, बहुत ही सिवियर रिसेशन था। उसमें एक कंपनी थी सेटियम या व्हाटएवर, वो कंपनी ने ऐलान किया कि अब हम
रिसेशन में जा रहे हैं तो हम अपने 600 एम्प्लॉयज़ जो थे उनको फायर करने जा रहे हैं। सही। और इंडिया की गवर्नमेंट ने जब ये पता चला उसको, तो उन्होंने उसी वक्त कहा कि इन 600 एम्प्लॉयज़ की सैलरी इंडियन गवर्नमेंट देगी, आपने इन 600 एम्प्लॉयज़ को नहीं निकालना, क्योंकि अगर आपने निकाला तो इंस्टेबिलिटी आएगी पूरी मार्केट में, बड़ी कंपनी है, दुनिया को पता चलेगा और हमारी आईटी इंडस्ट्री का जो एक इमेज है वो ख़राब हो सकता है। फ़ौरन से गवर्नमेंट ने ये चीज़ पे की। यहाँ अगर कोई बड़ी कंपनी बंद हो रही है, कुछ हो रही है, आपने कभी कोई एग्जांपल देखी है कि गवर्नमेंट आती है और वो कहती है कि ये हो रहा है? यहाँ पे एयरलिफ्ट जैसी कंपनी बहुत ज़बरदस्त स्टार्टअप था जिसकी बड़ी फंडिंग थी, उन्होंने बंद किया। शायद ही किसी गवर्नमेंट के बंदे ने आकर कहा हुआ कि लेट मी लुक इनटू इट, हुआ क्या, लेट अस गो एंड सपोर्ट देम, लेट अस सी कि हमारी इंडस्ट्री ना खराब, ज़रूरत ही नहीं है। तो ये नहीं ना उनका ऐसे, तो ये आंसर है इस चीज़ का कि दिस इज़ द रीज़न वाई वी आर नॉट एबल टू स्केल। और बहुत सारी रीजंस हैं, मैंने आपको सिर्फ हाई लेवल बताई। सर इंडिया के साथ अगर हम कंपेयर कर ही रहे हैं तो देखा जाए तो पाकिस्तान में अब देखें अमेज़ोन को भी ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, ना यहाँ पर वो पेपाल चलता है, ना यहाँ पर फेसबुक की मोनेटाइजेशन है, ना इंस्टाग्राम की मोनेटाइजेशन है। तो पाकिस्तान इतना पीछे क्यों है इन सारी चीज़ों में? क्या पाकिस्तान की आईटी कंपनीज कसूरवार हैं या पाकिस्तान की गवर्नमेंट कसूरवार? देखिए, ब्लैक लिस्ट तो बिल्कुल नहीं किया गया अमेज़ोन को। आई डोंट नो ये कहाँ से न्यूज़ है। ब्लैक लिस्ट ही है ना, भी आप नहीं डायरेक्ट काम कर सकते? नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, पाकिस्तान से बना सकते हैं अकाउंट। कुछ मॉडल्स हैं जिन पे मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तो ये था कि अब दुबई से या किसी और मुल्क से आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, पिछले दिनों की ये खबर थी। नहीं, ऐसे वो खबर वही है जैसे हवा में खबर है, हम ग्राउंड में ऐसा है नहीं। पाकिस्तान के लोग काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ मॉडल्स हैं जैसे जिनका नाम ड्रॉप शिपिंग फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ एंड ऑल दिस, ऐसी मॉडल्स जो अमेज़ॉन इनकरेज नहीं करता। तो ऐसे में अगर आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं, प्राइवेट लेबल करना चाहते हैं, तो ज़रूर बहुत सारे लोग पाकिस्तानी डिटेल से कर रहे हैं। पाकिस्तान के पासपोर्ट एक्सेप्टेबल है इस वक्त, तो कर रहे हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस ऐसी हैं कि आप को समझना होगा उस चीज़ को, ना कि जो दिल चाहे वो करना शुरू कर दें। और लेकिन इतनी ज़्यादा जब उसमें वो लॉजिस्टिक्स इश्यूज आते हैं तो लोग फिर ज़्यादा कंपनीज बाहर बनाकर ही हैसल इतनी पाकिस्तान से लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान में लोग कर रहे हैं इसको। पेपॉल और स्ट्राइप और इन सारी चीज़ों को तो हम पिछले कुछ अरसे से देख रहे हैं कि जो भी गवर्नमेंट आती है वो सबसे पहले आकर कहती है कि हम पेपॉल को लेकर आएंगे, स्ट्राइप को लेकर आएंगे, लेकिन वो नहीं ला पाते, नारे ज़रूर मारते हैं। लेकिन हमारे रूल्स ही ऐसे हैं कुछ कि स्टेट बैंक्स के कुछ रूल्स ही ऐसे हैं जो कि ईज़ ऑफ बिज़नेस नहीं है उनका। 216 मुल्क हैं इस वक्त दुनिया में जी। 216 में से 202 मुल्क हैं जहाँ पेपॉल इस वक्त यूज़ होता है और पाकिस्तान में नहीं होता। वियतनाम में होता है, श्रीलंका में होता है, राइट, जिम्बाब्वे में होता है, कीनिया में होता है और पाकिस्तान में नहीं होता। तो इसीलिए नहीं होता सर, कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? जो कि नहीं, मैं तो नहीं जिम्मेदार हो सकता क्योंकि मैं तो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हूँ। ये तो वही है जो गवर्नमेंट जिस चीज़ में देख रही है, जो हमारे इदारे हैं जो इस चीज़ के कि क्यों ऐसी कंपनीज़ जो हैं पाकिस्तान में नहीं आ पाती जिसका इतना ज़्यादा पोटेंशियल है। ये तो हम पेपॉल इसकी चीज़ें ले रहे हैं। इस वक्त 1.2 बिलियन यूजर्स हैं टिकटॉक शॉप के, वो पाकिस्तान में अप्रूव नहीं है, राइट। वॉलमार्ट जो है अमेरिका की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस, अमेरिका में ग्रोथ कर रही है ज़्यादा इस वक्त, वो वॉलमार्ट नहीं है, राइट। ईबे नहीं है, फेसबुक मार्केट प्लेस नहीं है, मोनेटाइजेशन नहीं है, यूट्यूब का ऑफिस नहीं है यहाँ, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस नहीं, गूगल का ऑफिस नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इंडिया में है। तो यहाँ वो क्यों? क्योंकि उनका प्राइम मिनिस्टर जाकर ख़ुद मिलता है उनको, जाके एलन मस्क को जाके मिलता है, और वो जाके अमेज़ॉन के ओनर को इंडिया इनवाइट करता है, फेसबुक के ओनर को जाके मिलता है, इंडिया इनवाइट करता है। यहाँ हम क्या जाते हैं? हम जाते हैं कर्जा लेने जाते हैं, हम जाते हैं IMF के पास जाते हैं। तो ये प्रायोरिटीज़ हैं। तो इसमें आपको खुद ही से नज़र आ रहा है कौन इस चीज़ का जिम्मेदार है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। सर, जो अगली हुकूमत आने वाली है, अगर आप उसको कोई मशवरा देना चाहें कि इन मामला को वो कैसे ठीक कर सकते हैं और इनका पाकिस्तान की इकोनॉमी में क्या फ़ायदा है? देखिए, मैं आपको ये सिर्फ कहूँगा कि पाकिस्तान इस वक्त शायद चौथा पाँचवा मुल्क है जहाँ इतनी ज़्यादा यूथ है। अगर यहाँ पर 60% से ज़्यादा 24 करोड़ लोग हैं, तो 60% से ज़्यादा लोग 18 से 35 के दरमियान हैं। एक दिन में पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 17,000 लोग 18 साल के होते हैं एक दिन में। 62 लाख लोग वर्किंग एज में आते हैं एक साल में। तो इतनी ज़्यादा यूथ है। तो मेरा मकसद सिर्फ ये होगा, जैसे हमने 100 अरब रुपया लगा कर गवर्नमेंट ने लैपटॉप दे दिए पाकिस्तान के बच्चों को,
तो ज़रूर अच्छी बात है, लेकिन आप लोग का अगर विजन अच्छा है तो आप वो लैपटॉप बनाने की फैक्ट्रीज़ पाकिस्तान में बनाएं कि बच्चे पाकिस्तान से लैपटॉप तो ले ही रहे हैं जो उनको दिया जा रहा है, लेकिन फैक्ट्रीज़ भी लगी हों जिसको पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाए। अगर वियतनाम की एग्जांपल ली जाए, सिंगापुर की एग्जांपल ली जाए, इन लोगों ने यही किया। इन लोगों ने फैक्ट्रीज़ लगा दी यहाँ पे, हर बंदे को वहाँ पे रोज़गार, हज़ारों लोगों को तो रोज़गार मिल गया। दूसरी हमारी अपनी प्रोडक्शन भी हो गई। उधर से आप जितने मर्जी लैपटॉप दें, जितने मर्जी बच्चों को भी दें, एक काम भी, एक इंडस्ट्री भी डेवलप हुई और साथ साथ एक रोज़गार भी लगा। ज़रूर बच्चों को ये देखें कि किस तरह से हम जो बच्चों को स्केल कर सकें। पाकिस्तान के बच्चों के पास हिडन टैलेंट बहुत ज़्यादा है, इनको कैसे फंडिंग की जाए कि ये लोग अपना बिज़नेस भी कर सकें, कारोबार भी कर सकें। तो मतलब मैं इसमें ये कहूँगा कि ऐसे लोगों को गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करें साथ, जो कि ग्राउंड में लोगों के साथ मौजूद हैं, जिनको प्रॉब्लम्स का पता है, जो इस फील्ड के मास्टर हैं, राइट। तो ना कि ऐसे लोग उस चीज़ को लीड करें जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है उस इंडस्ट्री से। सर, क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपका क्या ख्याल है? पाकिस्तान में इलीगल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? ना होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? अगर हो तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को इसका क्या फ़ायदा हो सकता है? देखिए, मैं क्रिप्टो का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ इतना, लेकिन कोई इसमें राय, इसमें मेरी ओपिनियन ये है कि क्योंकि पाकिस्तान के रूल्स ही ऐसे हैं कि जिसमें एक कोई भी फील्ड मैं समझता हूँ बुरी नहीं होती, लेकिन उसको बुरा बना दिया जाता है कि ये फील्ड ही अब नहीं करनी। उसको फिक्स करने के लिए रूल्स अपनाने पड़ते हैं। इसकी एग्जांपल एक देख लें, हम लाहौर में बैठे हैं, कभी ज़िंदगी में आपका भी अगर यहाँ से लाहौर से ही ताल्लुक़ है तो आप समझते होंगे कि हमने ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि कभी बसंत बंद होगी यहाँ पे। ये एक बहुत बड़ा त्यौहार था, ऐसा ही। लेकिन जब उसको मिसयूज़ किया गया तो इन्होंने बसंत ही बंद कर दी त्यौहार को, ना कि उस चीज़ को फिक्स करने के लिए जिसकी वजह से बसंत को बैन किया गया। हल नहीं निकाला, उसको बंद ही कर दिया। अब क्रिप्टो करेंसी का इसी से एग्जाम्पल है कि अगर क्रिप्टो करेंसी के साथ कोई कंसर्न्स हैं तो उसका हल निकालें, उसके रूल्स बनाएं, उसकी पॉलिसी बनाएं, ऐसे लोगों को इन्वॉल्व करें जो कि इसको जानते हैं और वो पॉलिसी के गवर्नमेंट के साथ काम करें, ना कि उस चीज़ को ही बैन कर दें और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जिससे दुनिया फ़ायदा उठा रही है उसको एक ऐसा रास्ता जो है वो पाकिस्तान जार से काट। तो ये सिर्फ मैं इसमें कहना चाहूँगा। सही है सर। ये बताइएगा कि इंडिया ने जैसे अपनी इकोनॉमी को डिजिटलाइज़ किया है, डिमोनेटाइज करके बड़े नोट ख़त्म कर दिए, तो पाकिस्तान डिजिटलाइज़ क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, कोई भी मुल्क जो है वो हमेशा ऐसे ही करता है तरक्की करने के लिए। मैं क्योंकि इंग्लैंड रहा हूँ तो उधर सबसे बड़ा नोट 50 पाउंड का है। अगर आप किसी के पास 50 पाउंड लेकर जाते हैं ना तो वो हैरान रह जाता है, फ़ौरन से एकदम घबरा जाता है कि इतना बड़ा नोट आ गया। वैल्यू है ना पैसे की। यहाँ पे आप 5000 की कोई वैल्यू नहीं है। किसी भी शॉपिंग सेंटर में चले जाएँ 5000 से कम खर्चा नहीं है क्योंकि वैल्यू नहीं है। तो ये हमें देखना होगा कि अपनी करेंसी को किस तरह से करेंसी तभी जो वैल्यू होती है जब ऑब्वियसली आपकी इकॉनमी और जीडीपी बेहतर होता है। इस वक्त पाकिस्तान का जीडीपी माइनस में है, राइट। तो और इकॉनमी रेट जो इन्फ्लेशन है, अगर हम उसकी एग्जांपल ले लें, वो 40% है, जो आज से 1-2 साल पहले 9% थी, राइट। इंडिया की 4% पे आया इन्फ्लेशन, हम 40% पे करें। तो इन्फ्लेशन को सबसे पहले कम करना होगा जहाँ पर आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है। इसका मतलब ये है कि 1 लाख रुपया आपके पास पड़ा है तो इन्फ्लेशन 40% है तो आपके पास 60,000 रह गया। 1 लाख रुपया तो अब आपको कोई चीज़ 1 लाख की बाय करते थे वो 1,40,000 की है। तो ये इन्फ्लेशन कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे तो करेंसी ऑब्वियसली उसकी वैल्यू होगी। जो गाड़ी आज अपनी यहाँ पर आप अगर इंडिया बनाता है, यहाँ पर कोई एग्जांपल ले लें, जो गाड़ी यहाँ इंडिया में 15 लाख की है वो यहाँ पे 80 लाख रुपए की है, क्योंकि हम हर चीज़ तो इंपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं रॉ डाटा, रॉ मटेरियल एंड ऑल दिस। और वो यहाँ पर आप इंडिया जो है वो रॉ मटेरियल भी खुद बनाता है, सब कुछ खुद बनाता है और मेड इन इंडिया को इनकरेज करता है। तो मकसद है कि अपनी ही प्रोडक्ट्स और अपनी ये वही वाली लैपटॉप वाली बात है कि हमने लैपटॉप बांट देने हैं, गाड़ियाँ बना लेनी है वहाँ से ला के, लेकिन अपनी यूनिट्स कैसे लगाने हैं उसके लिए माहौल बनाया जाता है। माहौल तब बनता है जब पता हो कि अगले 5 साल गवर्नमेंट स्टेबल है, पता हो कि पॉलिसी बार बार नहीं चेंज हो और टेक्निकल लोग आगे लगे और पीछे से गवर्नमेंट की सपोर्ट हो। सर, दूसरा ये बताइएगा कि अमेज़ोन के वाले से बहुत सारे लोग आपके अलावा आपके बाद बहुत सारे लोग और भी उठे जिन्होंने कोर्सेज़ करवाने शुरू किए और एक बड़ी तादाद, लाखों की तादाद में लोगों ने कोर्सेज़ किए और उसमें सक्सेस रेट हमें कुछ इतना ज़्यादा नज़र नहीं आया। और कुछ लोग तो ऐसे भी मुझे मिले हैं पर्सनली जो कहते हैं जी ये लोग जो हैं जितने भी है कोर्सेज़ करवाते हैं तो ये सिर्फ वो एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं, वो मंजन सेलर कि ये मंजन सेलर है, बस मंजन सेल कर रहे हैं अपना और प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं करवाते हैं। और फील्ड में जाओ तो कोई पता नहीं, बस 3 महीने सिखाया, पैसे बटोरे, 50,000 40,000 लिया और छोड़ दिया।
तो इस तरह के लोगों को क्या कहना चाहेंगे और इसका क्या जवाब देंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि इस वक्त अमेरिका में खाली एक 161 बिलियन डॉलर्स की लोग ट्रेनिंग्स बाय करते हैं, 161 बिलियन डॉलर्स की अमेरिका के अंदर, और ये दूसरी बड़ी एक इंडस्ट्री है अमेरिका में। तो पाकिस्तान में लोगों को ये समझना चाहिए, अगर कोई बंदा किसी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, एक नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है और आपसे अपने टाइम का चार्ज कर रहा है, तो ये बुरी बात नहीं है, राइट। तो आप कोर्सेज कर रहे हैं किसी से, क्योंकि अगर उसकी एक्सपर्टीज़ है इसमें, यूनिवर्सिटीज़ में भी आप पैसे देते हैं, डिग्रीज लेते हैं, उसके बाद अनएम्प्लॉयड होते हैं लोग, इसी तरह से हर जगह पे भी बेसिकली। अब हर बंदा कोई ना कोई चीज़ तो सेल कर रहा है। आप अगर जाएं, हर बंदा अपनी अपनी जिस चीज़ में वो एक्सपर्ट है, कोई बंदे ने दुकान खोली है, वो वहाँ चीज़ें रखी हैं। अब एक बंदा अगर एक्सपर्ट है लोगों को पढ़ाने में या अपना एक्सपीरियंस शेयर करने में, तो वो उसको बेच रहा है बेसिकली, जिसमें बुरी बात नहीं है। बुरी बात क्या है? वो अपने वक्त का पैसा ले रहा है। अपने वक्त का पैसा ले रहा है। अब आप क्यों एक्सपेक्ट करेंगे किसी से जी के ये मुझे फ्री में सब कुछ पढ़ाए और अपने बिल भी बर्दाश्त करे और सारे फीसिस भी, अपने ट्रेनर्स को भी फ़ीस दे एंड ऑल दिस, जो कि मेरा नहीं ख्याल ये लॉजिकली मेक सेंस है कि वाई, राइट। आजकल तो आपका रिश्तेदार आपको 1 रुपया फ्री में नहीं देते, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी। और जो यूट्यूब पे भी लोग ये कहते हैं, वो बेसिकली आपके दीवाने नहीं हैं, वो आपके व्यूज़ के दीवाने हैं। वो व्यूज़ से पैसे कमाते हैं, मोनेटाइजेशन जोन होती हैं उनकी, और वो ये कह देते हैं कि जी पेड कोर्सेज नहीं लेने चाहिए, और फिर वो खुद कमा रहे होते हैं उस व्यूज़ से ही, फेसबुक से मोनेटाइजेशन और यूट्यूब। लेकिन मसला कहाँ पर आता है? मसला यहाँ पर आता है कि जब आप कहें कि हाउ टू मेक $1000 when you are not making $1000, right? This is the problem कि आप लोगों को सिखा रहे हैं कि $1000 मैं आपको बनाना सिखाता हूँ, और ख़ुद ज़िंदगी में काम नहीं किया, ख़ुद कामयाब है ही नहीं, फेल है अपनी ज़िंदगी में, और फिर उसको कारोबार बना लिया। तो फिर दिस इज़ रॉन्ग एक्चुअली। ये लोगों को ख़ुद फाइंड करना है कि अच्छे लोग कौन हैं, बुरे लोग कौन हैं, उसका एक्सपीरियंस क्या है, कितने सालों से उस मार्केट में है, क्या नेटवर्क बना हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। अपने ट्रेनर से भी पूछें कि आपकी क्या कामयाबी है, जो आपके सामने बैठा है उसको अपने अकाउंट्स भी दिखाएं। अगर वो अकाउंट्स दिखा रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन इसको एक स्किल्स के तौर पे भी देखना चाहिए। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं जी, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं तो उससे पूछ सकते हैं आपका पोर्टफोलियो क्या है, आप अपनी चीज़ें दिखा सकते हैं एंड ऑल दैट। इसी तरह से अमेज़ॉन की अगर जैसे आप एग्जांपल लें, जैसे अब अगर देखेंगे 50 लोग किसी एक क्लास में बैठे हैं, उस 50 लोग में से 10 लोग या 15 लोग कामयाब हो जाते हैं और 45 या 30 नहीं होते, तो 30 तो अनहैप्पी होंगे और वो कहेंगे जी कि ये मुझे लूट लिया। बट एक्चुअली जो 15 हैं वो भी कामयाब है, वो भी आपके साथ बैठे थे। इन लोगों को अपनी वीकनेस भी देखनी चाहिए कि मेरी क्या वीकनेस है, मेरी क्या स्ट्रेंथ है। हो सकता है मुझ में कोई मसला हो, ना कि सारी ज़िंदगी अपनी नाकामी दूसरों पे ही डालकर उन पे ही इल्ज़ामात लगाते रहे। आपने खुद क्या किया, आपने खुद क्या एफर्ट्स की। एक तो जो भी आपका ट्रेनर मेंटोर होता है वो आपको एक गाइड ही प्रोवाइड कर सकता है, कोई सीरप नहीं आपको पिलाएगा और कहेंगे आज ही कामयाब हो जाए। उसने सिर्फ गाइडलाइन देनी है, अमल आपने खुद करना है। एग्जैक्टली, तो आपने अपनी भी मेहनत करनी है, खुद भी कामयाब होना है। लेकिन इसीलिए मैं हमेशा जब भी गवर्नमेंट से मिलता हूँ और मैं ये इनको सजेस्ट करता हूँ कि लाइसेंस बेस्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए पाकिस्तान में। ये नहीं है कि रात को कोई सोए और सुबह उठे और कहे आओ मैं आपको सिखाऊं, कौम की खिदमत करना चाहता हूं। इन लोगों ने आप लोगों को भी बदनाम तो किया, वो सारे ही बीच में रगड़े जाते हैं। हम तो इस वक्त SCCP से रजिस्टर्ड हैं, हर जगह से हमने आप लोग लाइसेंस लिया। प्रैक्टिकली काम करा रहे हैं, अपने इदारे खोले हुए हैं, आके लोग सिर्फ सीख के नहीं जाते, सीख के काम करके यहाँ पे हमारे फिजिकली बैठते हैं लोग एंड ऑल दिस। बट मेरा मकसद सिर्फ ये कहने का है कि ये एक रेगुलाइज होना चाहिए। इवन कि आप अगर यूरोप में या अमेरिका में कोई मोटिवेशनल वीडियो भी बनाना चाहते हैं, मोटिवेशन स्पीकर बनना चाहते हैं, तो आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है। ऐसे नहीं जाके यूट्यूब पे मोटिवेशनल देना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से अगर कुछ सिखाना चाहते हैं किसी को, तो आपको गवर्नमेंट के इदारों से अप्रूव होना पड़ेगा, रजिस्टर्ड कंपनीज होनी चाहिए, वो ही सिखा सकें लोगों को, ताकि एक रजिस्टर्ड लोग हैं। अब होता क्या है, एक बंदा ऑनलाइन आया, उसने कहा जी मैं आपको सिखाता हूँ, उसने सिखाया, कल को क्वेश्चन आया तो उसने आंसर ही नहीं किया, कोई कमेंट ही नहीं आया, वो कंप्लेन क्या करे, कोई है ही नहीं। मतलब ऑब्वियसली और सही तरह उसको खुद नहीं आता तो उसने कैसे, और वो अब गायब हो चुका है, उसने उसको ब्लॉक कर दिया। ना वो फिजिकली ग्राउंड में मौजूद है, ना उसके पास कोई कंपनी रजिस्टर्ड थी, ना उसके पास कोई वो पर्सनल बैंक में पैसे या वटेवर कैश, जो भी जायज़ कैश है ऑल। तो ये मसला है। तो इसीलिए लोगों को भी ये देखना चाहिए कि उनको
चूज़ करने से पहले देखना चाहिए क्या ये ऑर्गेनाइजेशन है, क्या ये रजिस्टर्ड है, क्या ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, कितने सालों से हैं, इनकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, ख़ुद क्या किया हुआ है, क्या क्या कर रहे हैं। मतलब अब एक बंदा एकदम से उठ के कौम की खिदमत नहीं कर सकता। पाकिस्तान में ये स्कैमर्स का नाम लिया जाए तो ये एक बहुत रोशन बाब है पाकिस्तान का, स्कैमर्स। मतलब ऑनलाइन बिजनेस के नाम पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। फेसबुक पे जाएं, कहीं भी जाएं, लोगों को डिट्रैक्ट करते हैं कि आप 5,000 रुपये इस ऐप में इन्वेस्ट करो तो आपको हर महीने इतने पैसे आते रहेंगे। और अमेज़ोन में भी बहुत सारे लोगों ने इस तरह के स्कैम किए कि पाकिस्तान का एक फेस इंटरनेशनली इस तरह हुआ। तो पाकिस्तानियों में ये चीज़ क्यों है कि वो शॉर्ट टर्म की तरफ जाते हैं, मेहनत क्यों नहीं करने की तरफ आते, और पाकिस्तान को बदनाम करने के पीछे इन लोगों का कितना? देखिए मैं ये मेरे वालिद साहब का ही वर्ड है कि ये बेटा मुआशरा ख़राब हो चुका है, तुम या हम चेंज नहीं कर सकते, ये बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसको डेकेड्स लगेंगे। इसलिए जैसे आपने कहा कि आप सिर्फ अमेज़न रिलेटेड चीज़ें, वी हैव स्कूल प्रोजेक्ट्स एज वेल, जिसका मकसद है तालीम व तरबियत का मकसद है कि बच्चों को शुरू से ही सिखाया जाए कि एथिकल, छोटी एज से कि यही तरीका है बेटा। अब कोई रोज़ा रखता है, रोज़ा तोड़ता नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने शुरू से सिखाया हुआ है कि रोज़ा तोड़ना जो है बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह ताला देख रहा है। बाकी चीज़ों में भी अल्लाह ताला देख रहा है, उसमें क्यों नहीं आप मानते चीज़ों को? क्योंकि आपको ये सिखाया नहीं गया। कोई 2-3 महीने लगा कर अब उसको बड़ा ही आप सिखा दें एथिकल एंड ऑल दिस, वो एकदम से सीधा इंसान नहीं 2-3 महीनों में फ़ौरन बन जाता, जब वो पिछले 10 साल से गलत काम कर रहा है। तो एक इन्वायरमेंट में गुजरना, सिस्टम में गुजरना बड़ा ज़रूरी है। सिस्टम्स नहीं है। जब अगर आप देखें, मैं इंग्लैंड में जब रहता था, जब कैमराज ना लगे हों, कोई ऐसा हो तो ये देखें क्या करते, ये सिर्फ और सिर्फ क्योंकि इनको डर है इस सिस्टम का कि अगर हमने तेज़ गाड़ी चलाई तो हमें कैमरा हमारी पिक्चर ले लेगा और हमें फ़ाइन आएगा। इधर डर नहीं है, इधर डर ही नहीं कि भाई हम जो मर्ज़ी कर लें, हम कोई कुछ कह ही नहीं सकता, क्योंकि सिस्टम्स ही नहीं है, कोई वर्डिंग बॉडी ही नहीं बनी हुई। तो इसलिए जिसका दिल चलता है वो ऐप बना देता है। फिर जैसे अब पिछले दिनों हमने देखा, वो कर्जे की ऐप ने बहुत ज़्यादा किया लोगों को कि आप कर्जा दें, कितनी ऐप्स बन गई और कितने लोगों को ब्लैकमेल किया और कई लोगों ने खुदकुशियाँ भी की। ऐसी है। तो वो ये कि क्योंकि सिस्टम्स नहीं है, कंट्रोल नहीं है इस चीज़ पे, डिपार्टमेंट स्ट्रेंथन नहीं अगर हैं तो उनके पास बहुत ज़्यादा काम है, जिसकी वजह से इट टेक्स टाइम फॉर देम टू रीच टू द लेवल। मेरा ख्याल है कि इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत सारी लेजिस्लेशन होने वाली जो पाकिस्तान में नहीं होती। अब एक फील्ड ही नहीं, हर फील्ड में इस तरह है। आप देखें, हर बंदा माइक उठाता है और वो साफ़ी बन जाता है। हम लोगों को भी इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं कि हम भी यूट्यूबर हैं, मतलब रोफ क्लासरा भी यूट्यूबर है, जो बड़े बड़े इमरान रियाज भी तो यूट्यूबर ही है। तो जितने बड़े साफ़ी हैं वो यूट्यूब पर भी काम कर रहे हैं, तो यूट्यूबर को बुरा वर्ड नहीं है। लेकिन जो वो लोग हैं कि जो मैट्रिक पास हैं और माइक उठाते हैं, रोड पे जाके कभी किसी वार्डन को रोक लिया, कभी किसी को रोक लिया, कभी जुगियों में चले गए, कभी दाता साहब चले गए, तो उन लोगों ने इस तरह का कंटेंट कर करके सबका इमेज ख़राब कर दिया हुआ है। तो अब हर चीज़ की एक होने की मतलब होना चाहिए कि हर अगर कोई बंदा उसका क्राइटेरिया होना चाहिए कि ये होगा तो वो ये काम कर सकता है। तो इस तरह का पाकिस्तान में कोई रूल ऑफ लॉ कोई चक्कर है ही नहीं। तो इसमें हमारी या आपकी किसी बंदे की गलती नहीं है, ये पीछे हुकूमत वालों की गलतियाँ हैं। तो सर आप ये बताइएगा कि आपने जैसे अमेज़ोन के कोर्सेज़ कराए हैं, तो इसमें आपने इसमें कोई रिक्वायरमेंट रखी थी कि अगर आपने आना है तो आपका बैचलर्स हो फिर आप कोर्स कर सकते हो? क्योंकि मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये है कि मैट्रिक पास बंदा भी वो कोर्स कर रहा है, इंटर पास बंदा भी वो कोर्स कर रहा है और बैचलर्स वाला भी वो कोर्स कर रहा है। एनेबलर्स का इस वक्त अगर हम अमेज़ोन की सिर्फ बात ना करें, हम करें कि जो भी एनेबलर्स को ज्वाइन करना चाहता है या हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, तो उससे पहले उसका एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। वो एप्टीट्यूड टेस्ट देता है, एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करेगा तो ही वो बेसिकली आगे आता है। उसके बाद हम उससे एक कंसेंट भी साइन होता है। और कंसेंट ये होता है कि ये एक स्किल है, इसमें आप कामयाब भी हो सकते हैं अगर मेहनत करेंगे। अगर कामयाब नहीं हुए क्योंकि आपने मेहनत नहीं की, हमारा काम है आपको गाइड करना। सही। तो ये हम उसको कॉइन्स के दोनों रुख दिखाते हैं। अब वो उस पर डिपेंड करता है कि वो किस हाइप का शिकार होकर आता है और वो क्या समझता है कि ये कोई करेज है या नहीं, जो कि हम बार बार हमारी हर वीडियोस में कहा जाता है कि कोई करेज नहीं है, इसको एज अ स्किल लीजिए, इट टेक्स टाइम एंड ऑल दैट बेसिकली, जिसको अब लोगों ने समझना है कि ये क्या है। बाकी वही बात है कि मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो कुछ जो दिल चाहे। अब तो आजकल 15 साल के बच्चे के हाथ में भी मोबाइल है, वो उठता है जो मर्जी कह देता है, जो कि 40 साल का बंदा है जिसका 25 साल का एक्सपीरियंस है उसकी एज से ज़्यादा, वो उसकी वॉल पे जाके कमेंट कर रहा होता है ये गलत है एंड ऑल दिस, बट वो तो अभी पैदा हुआ है, उसको क्या पता। तो इसीलिए वो फिर एक ट्रेंड सेट हो जाता है, क्योंकि जो मर्जी सोशल मीडिया कई जो उसमें तो आपको पता है कि इस वक्त बेलगाम घोड़ा है। अच्छा सर, ये आखिर में बता दीजिए कि आपका 2018, 19 या 20 की आई थिंक बात है जब आपने सदर पाकिस्तान को लेटर लिखा था,
वो अगर आप स्टोरी एक दफ़ा सुना दें कि मतलब आपने कोशिश की कि आप हुकूमत को अप्रोच करें और आप हुकूमत को अपनी कुछ सर्विसेज भी दें या हुकूमत आपको सपोर्ट करे, तो जब आपने वो किया, आप सदर पाकिस्तान के वहाँ पे प्रेसिडेंट उसमें गए, तो वो क्या स्टोरी है, अगर सुना दें तो मुझे याद नहीं है क्या स्टोरी है, बट आई थिंक वी ट्राइंग आवर बेस्ट टू गवर्नमेंट को हम किसी ना किसी तरह से जो है ये रियलाइज़ करा सकें कि देयर आर लॉट ऑफ पोटेंशियल विच गवर्नमेंट इज़ मिसिंग फॉर द यूथ। और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं पाकिस्तान में, उनको भी चाहिए कि वो इंडस्ट्री लीडर्स को एक जगह इकट्ठा कर कर उनकी प्रॉब्लम्स को सुने और उसको रिजॉल्व करें। प्रेसिडेंट को जब भी हमने रेज़ किया, हिज इंटेंशंस आर वेरी गुड, बट एक्चुअली ही इज़ मोर ऑफ एन एडवाइजरी, ही कैन ओनली एडवाइज, बट एग्जीक्यूशन टीम्स जो हैं वो दूसरी हैं। तो वो अपनी तरफ से तो एडवाइस कर देते हैं, बट एग्जीक्यूशन टीम्स को देखना चाहिए कि कैसे हम ईज़ ऑफ बिजनेस का इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड कर सकें। तो आई थिंक मैं सिर्फ इसमें यही कहूँगा। ठीक है सर। सर ये बताइएगा कि आखिर में आखिरी सवाल है कि इस वक्त पाकिस्तान की करंट जो सिचुएशन है इकोनॉमिकली, उसमें आपका एज ई कॉमर्स के एक्सपर्ट जो है वो क्या मशवरा है कि पाकिस्तानियों को स्टार्टअप्स की तरफ आना चाहिए, ऑनलाइन बिज़नेस की तरफ आना चाहिए, किस तरफ आना चाहिए और क्या काम है जो इस वक्त सूटेबल है और कैसे उसको करना चाहिए, कोई प्लान, कोई इस तरह की कोई चीज़ हो तो? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त हम पाकिस्तान में अगर यही सिर्फ अंदाज़ा लगा लें कि जितनी यूथ है उसमें से आप लोग 1 लाख बंदा सिर्फ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर गवर्नमेंट ले ले या कोई ले ले, 1 लाख बंदा, वो 1 लाख बंदे को $700 कमाना सिखा दें और उन $700 को ट्रैक करें और उनको ईज़ ऑफ बिज़नेस प्रोवाइड करें। और वो $700 इस वक्त बन जाएगा तकरीबन, अगर 1 लाख लोग हैं तो $7 करोड़, 7 करोड़ डॉलर्स बन जाता है, कोई 10-11 अरब रुपया, राइट। तो आप इतनी 13 करोड़ यूथ में से 1 लाख लोगों को एम्पावर कर दें तो आप देखेंगे हमारी यूथ जो है वो कितनी उठ सकती है, कितना रेवेन्यू ला सकती है पाकिस्तान में। मैं सिर्फ 3-4 चीज़ें मज़ीद कहूँगा कि इस वक्त हम चाहते हैं कि मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स का पूरी दुनिया में बोलबाला हो एंड ऑल दिस। आप एग्जांपल लें चाइना की, चाइना से अगर कोई अमेरिकन ऑर्डर करता है तो वो उसको $2 में चाइना से अमेरिका पहुँचा देता है शिपिंग के साथ। पाकिस्तान से अगर कोई ऑर्डर, कोई हम चीज़ बेचना चाहें या यहाँ से शिप करना चाहें तो उसकी प्राइस है 4200 रुपया 1 kg। सो 4200 रुपये में आप वहाँ पहुँचाएँगे, जो कि तकरीबन कितने बन जाते हैं डॉलर समथिंग, $4200, 4200 रुपीज़ 4200 रुपये 14 सॉरी, ठीक है जी। सो अगर आप ये इस तरह से देखें कि चाइना से जाता है तो वो $2 है, पाकिस्तान से जाता है तो $14 है। तो क्या पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स कोई बाय करेगा, क्योंकि हमारी शिपिंग कॉस्ट ही इतनी है। तो इसको सबसे पहले तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि शिपिंग कॉस्ट को सब्सिडाइज़ करना चाहिए ऐसी ई कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए कि जो पाकिस्तान से शिप कर रहा है एज एन ई कॉमर्स ऑर्डर, उसमें हमें सब्सिडाइज जब शिपिंग होगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बाहर बेच सकेंगे और लोग हमारी चीज़ों को बाय करेंगे। दूसरी बड़ी चीज़ कि इस वक्त हमारे पास अगर हम देखें कि जो पाकिस्तान के बच्चे हैं वो डॉलर्स में बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। अगर हम अपनी कम्युनिटी का ले लें तो इस वक्त लाखों नहीं तो चले हज़ारों लोग तो हैं को बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इसमें काम कर रहे हैं, डॉलर्स अर्न कर रहे हैं। अब वो डॉलर्स जब अर्न करते हैं तो वो अगर पाकिस्तान लेकर आते हैं तो वो अलग टैक्सेस और ये सारी इश्यूज़ हैं। लेकिन अगर कोई सियालकोट का मैन्युफैक्चरर या अगर कोई फैसलाबाद का मैन्युफैक्चरर चीज़ें एक्सपोर्ट करके डॉलर्स में बेचता है और वापस डॉलर लाता है तो उसको मिलती है रिबेट। मीन्स कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको 7% 8% रिबेट देती है कि भैया मुल्क में डॉलर लेकर आएँ। लेकिन जब फ्रीलांसर्स और या ई कॉमर्स के कोई बंदा डॉलर्स लेकर आता है उसको तो रिबेट नहीं दी जाती, उसको नहीं कहा जाता कि आप इनको इनकरेज किया जाता है। तो ये यूथ के लिए एक डिस्करेजमेंट है। तीसरी बड़ी चीज़ कि इस वक्त ना पाकिस्तान में टिकटॉक शॉप अप्रूव है, ना फेसबुक मार्केट प्लेस अप्रूव है, ना वॉलमार्ट अप्रूव है, अमेज़ॉन का कोई वेयर हाउस नहीं है, ऑफिसेज नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है, कोई मसला आ जाए कोई कोई है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। तो ये एक एसोसिएशन बननी चाहिए या कोई ऐसा इदारा बनना चाहिए जिसका काम ही हो कि इन लोगों से डिस्कशन करे या जो भी मिनिस्ट्री है और ये पाकिस्तान के अंदर लेकर आएँ इनको और इन यूथ को किस तरह से उठाया जा सके इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते और एक स्टार्टअप्स कल्चर जो है उसको प्रमोट किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से। आप गवर्नमेंट की तरफ से 1 या 2 ट्वीट ही इस पर वीक में लगवा लें कि अपने स्टार्टअप्स बनाएं, डिस्कशन इस तरह की डिस्कशन होनी चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया जाए, जो एक माहौल बनाया जाए, एक एनवायरनमेंट बनाया जाए
तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ा ज़रूरी है, जो कि बड़ा मिसिंग है, और बहुत सारी चीज़ें। बिल्कुल, आपने सर ये मशवरा जो दिया ना कि एक एसोसिएशन होनी चाहिए, इंडिया में आईटी कंपनीज़ की एसोसिएशन है नेस्कॉम, उन्होंने सारा बेरा पहले वही उठा के बैठे हुए थे, 2018-19 तक उन्होंने आईटी को इस पोजीशन पे पहुंचाया। तो मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था कि वहाँ की आईटी मिनिस्ट्री ने ना नेस्कॉम को खत लिखा, लेटर लिखा कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। मतलब वो बड़ा ठीक पूरे अपनी आपस में मिल के काम करके बड़ा ऊपर लेके जा रहे थे आईटी को उस वक्त। तो उन्होंने कहा कि आप सिर्फ हमसे दूर रहें, आपकी यही मेहरबानी है, हम सारा कुछ कर लेंगे। तो पाकिस्तान में मेरा ख्याल इस तरह की कोई एसोसिएशन बने और वो आईटी कंपनीज़ को लीड करे और वो इंटरनेशनली खुद अपने मामला खुद देखे, तो फिर शायद कुछ हो सकता है। बाकी आपने वो स्टार्टअप्स वाली बड़ी अच्छी आइडिया आपने दे दिया। अब सियालकोट में मेरे जानने वाले बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से ऑनलाइन फ्रीलांसिंग के ज़रिए ऑर्डर उठाते हैं और पाकिस्तान से कभी 200 फुटबॉल बनवा के भेज दिए, कभी ट्राउज़र शर्टें बनवा के भेज दी 3000 4000, तो वो बड़ी इनकम उसमें डॉलर्स में कर रहे हैं। तो बहुत सारे आइडियाज़ हैं। मेरा ख्याल आज के दौर में अगर कोई बंदा ऑनलाइन इनकम नहीं कर सकता तो वो फिर बहुत ही बेशऊर आदमी है। तो सर आपके वक्त का शुक्रिया। आइंदा भी इंशाल्लाह आपसे डिस्कशन होती रहेंगी। तो नाज़रीन किराम अभी के लिए इतना ही, मज़ीद आपसे मुलाकात होती रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।